हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जोश जुनून, शांत मन और जितनी भी ताकत है शरीर में, जितनी भी हिम्मत है, वो सारी हिम्मत एंथुसियाज्म के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। हर वो कैंडिडेट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना पेपर देगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, जिसे हम आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कहते हैं। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही शॉट में मैं कवर करूंगी। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वैसे आपको पता ही है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करूंगी। तो हमारा टारगेट है इस वीडियो का इंडियन रेलवेज। तो रेलवेज का जो ये एग्ज़ाम है, ये अगर आप चाहते हो कि ये अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से आप मिस ना करो, हर हाल में आपका सिलेक्शन हो, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी इतने समय बाद आई है। तो जितने भी इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स खास तौर से इतने समय से वेट कर रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ 2023 में भी जुड़े थे और 2024 में भी हैं, और उसके अलावा भी सारे जो स्टूडेंट जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर आप मैक्सिमम 36 ईयर्स के होंगे, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी कैंडिडेट है अगर चाहता है कि शॉर्ट तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें ही करें, तो इस वीडियो को बहुत ही शांत मन और सूझबूझ के साथ आराम से देखिएगा। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बट बिलीव मी, आप ये 15 मिनट अगर मुझे दोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। 15 मिनट्स में आप एटलीस्ट सीख जाओगे, समझ जाओगे कि प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है और क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बस इस ऑफिस तक का सफ़र है यार, और इस ऑफिस तक के सफ़र में जितनी मेहनत कर सकते हो ना, बस कर डालो, क्योंकि जब रिपीट करना पड़ता है ना तो बहुत दुख होता है। तो बस मेहनत कर डालो। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखो, एग्जाम का पैटर्न जो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, एंड जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर फटाफट ये बात बताऊंगी, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ अभी तक में आपको रट जाना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैकेनिकल का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे। टॉप 5 टारगेटेड सब्जेक्ट, इनफैक्ट टॉप 3 टारगेटेड सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी CBT 1 CBT 2 को साथ में लेके चलने के लिए डेली रूटीन या प्लान आप क्या कर सकते हो, और हाउ टू डू टारगेट स्टडीज़, क्योंकि टारगेट स्टडीज़ ही मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम वाली जो स्टडीज़ होती है उसमें आप पता नहीं लगा सकते आपने कितना कंप्लीट किया है सिलेबस या आप कितना आगे बढ़ गए हो। तो टारगेट स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक में अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी लोग मीनू मैम PW ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डे टू डे जो अपडेट है या मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। देखो, सबसे पहले यार फटाफट से मैं ये सारी बातें बता दूंगी, और मैं ये मान के चलती हूँ ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। अगर आप कैंडिडेट हैं तो ये सारी बातें, कुछ अगला 5 मिनट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको रटा होना चाहिए। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है 15 टाइम्स स्टूडेंट जो सीट्स हैं उसके 15 टाइम्स ही रेलवे सेलेक्ट करेगी, जो CBT 1 से सेलेक्ट होंगे और CBT 2 में जाएंगे। जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। दैट मीन्स आपका जो रैंकिंग सिस्टम है, जो आपको सीट अलॉट होगी, वो CBT 1 के मार्क्स से नहीं होगी। ये जस्ट क्वालिफाइंग है। तो इसमें आप या तो 100% मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर लो या 60% ला के कर लो, बस हाँ टॉप 15 टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको आना होगा। उसके बाद CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप करने के पहले आप वो जो एक वीडियो मैंने बनाया है मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो ज़रूर देख लेना। देखो, CBT 1 में मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स, एंड जनरल साइंस जो है 30 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका CBT 2 होगा, जब आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लोगे। अगेन जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी जो है वो 100 मार्क्स की होगी। टोटल 150 मार्क्स। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा चलो, सबसे पहले हम CBT 1 का सिलेबस देख लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बॉड, मास, डेसिमल। ध्यान से आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो।
इस सिलेबस को जब आप देखोगे तो आप ये समझ जाओगे बेटा कि ये जो सिलेबस है ये 12th क्लास का ही सिलेबस है ना। 11th 12th में या 10th में, नॉट इवन 11th 12th यार, ये परसेंटेज HCF LCM ये 10th के अंदर का सिलेबस है। जो हम 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं, टिग्नोमेट्री हम 10th में पढ़ते हैं, तो ये सारा 10th तक का ही सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ये कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं है। तो 10th तक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये बेटा यही है, एनालॉजीज है, अल्फाबेट नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग। ये जो SSC JEE में रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, ये लगभग यहाँ पर सेम ही जो आपका प्लेसमेंट है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एनालिटिकल बातें यहाँ पर ज़्यादा है, क्लासिफिकेशन डायरेक्शन एंड ऑल। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है, जो SSC JEE के सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जितने लोगों ने SSC JEE के लिए प्रिपेयर किया होगा ये थोड़ा बहुत आपको आता होगा। उसके बाद बेटा जनरल अवेयरनेस है, जो SSC JEE में 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है, लगभग सेम है। तो जो लोग SSC JEE की तैयारी कर रहे होंगे वो, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडिया की ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री जो है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी 10th क्लास तक की जो हिस्ट्री सिविक्स की बुक होती है ना, वही यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके बाद बेटा जनरल साइंसेज, अगेन 12th क्लास 10th क्लास, इनफैक्ट 10th क्लास जो CBSE का है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज आपको वो वाला पढ़ना है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सिलेबस है। इस बेसिक सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रेलवे चाहता है छटनी करना, ताकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर CBT 2 ना करवाए। सिर्फ वही स्टूडेंट जिनका 10th तक का जो सिलेबस है वो अच्छे से आता है, उन्हीं का वो CBT 2 परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर CBT 2 का जो सिलेबस है उसको ध्यान से देखना। जनरल अवेयरनेस जो CBT 1 में पढ़ी थी वही आपका कॉमन है, तो ये आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है CBT 2 के लिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो CBT 1 में पढ़ी थी वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेटा देखो ये MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट वगैरह, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये CBT 1 में नहीं है, आपको CBT 2 में पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। एंड हर इंजीनियर को पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में पता ही होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था सिलेबस में एंड रेलवेज ने दिया है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, टाइप ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन। ये बेटा मेरे हिसाब से ये हर एक एग्जाम में होना ही चाहिए, इनफैक्ट SSC JEE में भी होना चाहिए, बिकॉज अब एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हर इंजीनियर जो पढ़ा लिखा है उसको एटलीस्ट इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बेटा बात करते हैं मैकेनिकल का सिलेबस, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल के टीचर ही हूँ, तो मैं मैकेनिकल के सिलेबस को डिकोड करते हुए आपके लिए आगे चलूंगी। सबसे पहले देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सों से ले करके इन्होंने लॉज तक मेंशन कर रखे हैं, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब हर एक टॉपिक, चैनल सेक्शन, I सेक्शन, B सेक्शन, Z सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, ये मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस है यहाँ पे, और आपको बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है और हर एक चीज़ मेंशन है, कुछ भी छोड़ना नहीं है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। अच्छा देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बेसिकली पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है वो सब कुछ मेंशन है, कुछ भी रेलवेज ने लीव नहीं किया है। उसके बाद आपका मटेरियल साइंस आता है। मटेरियल साइंस आप देखोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील दिया हुआ है। अगर SSC JEE का सिलेबस देखोगे तो इतना ही बस दे रखा है उन्होंने, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बेसिकली बात की गई है, माइल्ड स्टील की बात की है, बेसिकली हीट ट्रीटमेंट की बात की है। अब मटेरियल साइंस को अगर आप देखोगे तो शुरुआत में क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाता है, आयरन कार्बन डायग्राम भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद ये पढ़ाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, वो सब दिया ही नहीं है, सिर्फ ये दे दिया है। तो मेरे हिसाब से वो भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट बिना आयरन कार्बन डायग्राम को जाने, बिना फेजेस को जाने, हीट ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो थोड़ा बहुत बेसिक को समझते हुए आपको इस सिलेबस को कवर करना है। देन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये आपका थर्मल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, और ये शियर फोर्स, कांटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, साइड टाइप के बीम्स दिए हुए हैं, टॉर्शन इन शाफ्ट्स एंड स्प्रिंग, थिन सिलेंड्रिकल शेल्स। आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी जितना बेसिकली गेट वगैरह में पढ़ाया जाता है उससे आधा ही सिलेबस है ना। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मशीनिंग में, जो भर भर के दिया हुआ है यहाँ पे लेथ आपको पढ़नी है, टाइप ऑफ लेथ, जितने टाइप की लेथ होती है उनके स्पेसिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उसकी ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, जो फंक्शन है, टूल एंगल्स हैं, जनरल एंड स्पेशल पर्पस ऑपरेशन, टर्निंग, टेपर टर्निंग, कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये सब तो पढ़ाया ही जाता है। ये बेसिकली मशीन टूल का ही पार्ट है जिन्होंने मशीनिंग के नाम से दिया हुआ है। देखो मेटल कटिंग एंड मशीनिंग ये दो पार्ट होते हैं जिन्होंने एक पार्ट में देकर के रखा है। कटिंग फ्लूइड, कूलेंट एंड ल्यूब्रिकेंट्स, इंट्रोडक्शन टू शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ये सारा भर भर के सिलेबस दिया हुआ है, हर चीज़ आपको पढ़ना है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे प्रोडक्शन तो मशीन टूल के नाम से मैं ये पढ़ाती हूँ, और ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो मेटल कटिंग या मशीनिंग के नाम से हम इस सब्जेक्ट को लेके जाते हैं। देन बेटा वेल्डिंग का कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ भर दिया है। बेसिकली अगर आप SSC JEE से कंपेयर करोगे, अदर एग्जाम से कंपेयर करोगे तो वेल्डिंग का यहाँ पे जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा।
इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन तो है ही, उसके बाद चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड वगैरह, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इक्विपमेंट ऑफ गैस वेल्डिंग, प्रोसीजर, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सोल्डर, फ्लक्सेस, ये सारा मेंशन्ड है। उसके बाद जो अलग सिलेबस मेंशन्ड है वो है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, जो कि बाकी एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता है, वेल्डिंग मेथड्स के। उसके बाद आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ MIG एंड TIG, ये सब तो पढ़ाया जाता है वैसे भी। और एक ये चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड, ये बेसिकली नहीं पढ़ाते, लेकिन अब ये इसमें है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, इसमें भी भर भर के जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था रेलवे से, सबने सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी का ही है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल रिमूवल बाय ग्राइंडिंग, अब्रेसिव्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ अब्रेसिव, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, डेजिग्नेशन, मतलब ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है। सिलेंड्रिकल सरफेस टूल्स और कटर वगैरह ये सब मेंशन्ड है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिक प्रिंसिपल, ये सब एक्स्ट्रा सिलेबस है जो आपको सिर्फ RRBJ के लिए पढ़ना है, बाकी एग्जाम्स में ये सब नहीं आता है। हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस, ये जितना भी है ये सब आपको पढ़ना होगा। ध्यान से आप इसको पॉज करके भी एक बार देख सकते हो। देन आता है बेटा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आपके टाइप्स ऑफ फिट वगैरह होते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे टाइप्स ऑफ फिट मेंशन ही नहीं है, सीधा इन्होंने लीनियर मेजरमेंट, दैट इज जो डिवाइसेज हैं, मेजरिंग डिवाइसेज, वो ही डालें। स्लिप गेजेस, डायल इंडिकेटर, आपका बिविल प्रोटेक्टर, साइन बार, जितने भी टाइप के कंपैरेटर्स होते हैं वो सारे डाल दिए हैं इन्होंने। मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस वगैरह डाला है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंपैरिजन और कंपैरेटर्स भी पूरे पूरे डाले हैं। माइक्रोस्कोप, कॉलीमीटर, इंफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन, वर्नियर कैलिपर वगैरह मेंशन नहीं है, पर वो भी पढ़ लेना यार, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है और वो यूज़ होता है रेलवेज में, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डेंसिटी स्पेसिफिक, इसका भी पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन्ड है। कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलैरिटी, पैस्कल्स लॉ, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ये सब एक बार आप देख भी सकते हो। जो मेन बात है उस पर मैं आ जाती हूँ बेटा, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर आप देखोगे SSC JEE में तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आता नहीं है, पर RRB JEE में इसका पूरा पूरा सिलेबस मेंशन्ड है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छा खासा वेटेज भी है। देन आपका थर्मल इंजीनियरिंग आती है, जिसमें कि थर्मोडाइनमिक्स, IC इंजन, पावर प्लांट एंड हीट ट्रांसफर। देखो SSC JEE में तो हीट ट्रांसफर आता ही नहीं, पर यहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बाय रेडिएशन, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सब कुछ मेंशन्ड है। ये देखो हीट ट्रांसफर का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बेटा आपका हीट ट्रांसफर HT का है। उसके बाद देखोगे ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो आपका पार्ट है बेटा, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, हीट ट्रांसफर भी हो गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल इंजन, सिस्टम ऑफ कंबशन इंजन परफॉर्मेंस, ये सब पूरा जो आप अगर देखोगे ना इंटरनल कंबशन इंजन, ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक का आपका IC इंजन का पार्ट है। एंड लास्ट में थोड़ा थोड़ा आपका RAC का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा पावर प्लांट यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है आपके RRB JEE सिलेबस में। थर्मल में आप अगर SSC JEE देखोगे पावर प्लांट भर भर के आता है, इसमें पावर प्लांट मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, अब ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलेबस तो आप वैसे भी देख सकते थे। देखो यार, पूरे सिलेबस को जो RRB JEE के है उसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है, थर्मल, प्रोडक्शन, डिज़ाइन। देखो प्रोडक्शन में वेल्डिंग, मेटल कटिंग, जो कि इन्होंने मशीनिंग लिखा हुआ है, मेट्रोलॉजी, मशीन टूल, मशीनिंग वाला पार्ट है, मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल। बेटा ये जो पूरा सिलेबस है ना, अगर आप बहुत ही आराम से और ध्यान से समझोगे ना, ये पूरा सिलेबस बेटा, ये पूरा सिलेबस लल्ला, ये पूरा सिलेबस जो है वो आपका एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा सिलेबस एक तरीके से 60% पेपर बनाता है, 60% है ना। ये पूरा सिलेबस प्रोडक्शन प्लस इंडस्ट्रियल प्लस मटेरियल साइंस, ये 60% ऑफ द टोटल सिलेबस ऑफ RRB JEE बनाता है। उसके बाद डिज़ाइन में मैंने SOM, MD और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डाली है। थर्मल में बेटा थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, HMT नहीं है, HT बोलो इसको, IC इंजन, पावर प्लांट देखो नहीं आता है, RAC, ये आपका मिला करके बेटा 20% है, ठीक है, और ये मिला लो तो ये 20% है, ठीक है, जो आता है। और सिलेबस भी जो मेंशन्ड है आप देखोगे ना, 10 पार्ट्स में सिलेबस मेंशन्ड है, 6 पार्ट में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस दी हुई है, बाकी के 4 पार्ट में ये और ये दिया हुआ है। तो इससे भी आपको समझ में आता है कि ये 60%, 20%, 20%, इस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो। ये देखो, ये जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है ना, ये पुराना जो आपका RRB JEE हुआ था उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखो, ये 37 मार्क्स, 39 मार्क्स, ये आपके
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है। उसके बाद आप ये देखो 10 मार्क्स, ये वाला जो है इंडस्ट्रियल का है। उसके बाद कहीं पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स होगा, देखो 9 नंबर 8 नंबर, ये आपका मटेरियल साइंस का। तो यही तीनों मिला लोगे तुम तो लगभग 50 से 60% आ जाएगा आपका, ठीक है। मशीन डिज़ाइन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 10 क्वेश्चन आए हैं, अच्छा खासा वेटेज है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी देखो बहुत अच्छा वेटेज है। थ्योरी ऑफ मशीन वाइब्रेशन बेटा इस पर आता ही नहीं है। फ्लूइड मशीनरी से कुछ सेट में तो क्वेश्चन ही नहीं है, पर कुछ सेट में है। थर्मोडायनेमिक्स के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसके हिसाब से आरआरबी जेईई का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा देखो, अब इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। टॉप 3 सब्जेक्ट एक्चुअली में, नॉट टॉप 2, चलो टॉप 2 ही कह लो। टॉप 2 सब्जेक्ट जो आपको CBT 1 के साथ प्रिपेयर करते चलना ही चलता है। अब हम थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मेरी बात मानोगे तो आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन को साथ साथ लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का डेटा देखोगे तो CBT 1 के एग्जाम के बाद CBT 2 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लगभग 2 से 3 महीने का गैप, और इस बार हो सकता है वो भी आपको ना मिले। तो उस गैप में आप पूरा टेक्निकल नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेस्ट आपके लिए ये है कि CBT 1 और CBT 2 आप साथ साथ लेके चलो। लेकिन समझदारी इस बात में है कि सबसे पहले आप उस टॉपिक को टच करें, उस सब्जेक्ट को टच करें जो 60% सिलेबस बनाते हैं, और वो सिलेबस ये है। अगर बेटा आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस और इंडस्ट्रियल पढ़ लिया तो आपने वैसे ही CBT 2 का जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसका 60% कवर कर लिया है, ठीक है। 60% कवर कर लिया है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले इनको ही कवर करने की कोशिश करिए। बाकी देखो एग्जाम जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ये सारे कंपोनेंट जब एक साथ आते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, जो कि मैंने समझा दिया है। उसके बाद सिलेबस का कंप्लीटली बेसिक से, अब देखो सिलेबस बहुत सारा तो सीधा एडवांस लिखा हुआ, बेसिक लिखा ही नहीं है, पर बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा तब जाके एडवांस में जा पाओगे। पूरा बेसिक से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए, देन आप क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत ज़्यादा 100, 200, 300 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने ही करने हैं। अच्छा, अब जब आप क्लासेस कर रहे हो तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप 100 क्वेश्चन आप डेली कर लो, 200, 300 ना करो। पर जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, आपके पास सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो 300 क्वेश्चन डेली आप करना शुरू कर देना। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस एक बार खोल लीजिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ध्यान दोगे आरआरबी जेईई में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो जिसपे कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़े, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। टेस्ट देना होगा बेटा, एनालिसिस करनी होगी, उसके साथ बेटा यहाँ पे मिस्टेक्स भी करनी होंगी आपको। यस, मिस्टेक्स भी करनी होंगी। मिस्टेक्स आर द वाइटल पार्ट ऑफ एनी पर्सन। आप मिस्टेक्स करेंगे, और अपनी प्रिपरेशन पीरियड में बेटा आप जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप सीखोगे। देखो मिस्टेक करो और मिस्टेक से सीखो, मिस्टेक करो, मिस्टेक से सीखो, और इतना सीख लो कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मिनिमम हो जाएं और परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो मिस्टेक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक्स करने में कभी घबराना नहीं, मिस्टेक्स करो, और लेकिन रात में सोने के पहले इस बात का भी खुद से आप एक बार श्योरिटी करो, खुद को बताओ कि आज मैंने ये मिस्टेक की थी, अब दोबारा नहीं करना है। मिस्टेक करो पर उसको रिपीट मत करो बेटा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अगर कोई ये सोच रहा है मैं तो मिस्टेक शुरू से ही नहीं करूँगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक तो करना ही है। अनटिल अनलेस आप सुपर डुपर टुपर ट्रिपल डुपर इंटेलिजेंट ना हो, जो कि जनरली लोग नहीं होते हैं, तो आप मिस्टेक करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको इंप्रूव करते जाएं, टेस्ट सीरीज करें एंड रिवीजन करें। ये सारे स्टेप्स होते हैं, तब जा करके आपका सिलेक्शन होता है। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ। जितने लोग यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, उनके लिए मैं कुछ चीज़ कहना चाहती हूँ। देखो अगर आपने अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटा आप CBT 1 और आप CBT 2 दोनों को साथ में लेके चले। अगर आप 12 आवर अ डे स्टडी कर रहे हैं तो बेटा 50% टाइम आप CBT 1 को दीजिए, 50% टाइम आप CBT 2 को दीजिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 आवर्स आप CBT 1 को दें, 6 आवर्स आप CBT 2 को दें, ठीक है। 6 आवर आप इसे दें, 6 आवर आप इसे दें। अच्छा, अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपना बाइफर्केशन कर लेना। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये हमेशा रहना है? नहीं। जैसे जैसे बेटा CBT 1 पास आए, इसका टाइम घटाते जाना, इसका टाइम बढ़ाते जाना। समझ रहे हो ना बात को? जैसे जैसे CBT 1 पास आता जाए तो इसका टाइम आप घटा सकते हो, इसका टाइम आप बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। पर CBT 1 भी निकालना ही है, अगर ये नहीं निकलेगा CBT 2 पे नहीं जा पाओगे। अच्छा, CBT 2 जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप ध्यान देना, जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है,
जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं, मेक श्योर बेटा कि शुरुआत के 3 मंथ की प्रिपरेशन में ये आपके कंप्लीट हो जाएं। समझ रहे हो? CBT 1 के साथ साथ आप ये टॉप 3 सब्जेक्ट कर लो। उसके बाद देखो, मान लो अभी दिसंबर तक आपका CBT 1 नहीं हो रहा है, सिर्फ दिसंबर में मान लो होगा, तो अभी से आप बैठोगे तो आपके पास 5 महीने ही हैं। तो अगर 3 महीने में आप ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे पूरे, उसके बाद 1 महीने बाद आप और 20% मतलब और 2 सब्जेक्ट, तो ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है ये 60% कंप्राइज करते हैं। अगले 1 महीने में वो 20% वाला भी कवर कर लेना। तो एक तरह से आप 80% सिलेबस CBT 1 के पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा रिवीजन ना हो पाए चलेगा, पर एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, एक बार नोट्स बना लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। अगर CBT 1 के साथ ये 80% सिलेबस, देखो प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल आप अभी पढ़ लीजिएगा, 3 महीने के अंदर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मंथ है उसमें आपका जो भी फेवरेट हो, डिज़ाइन पार्ट आपका फेवरेट हो या थर्मल पार्ट आपका फेवरेट हो, जो भी फेवरेट हो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। तो ये टोटल आपका 20% और हो जाएगा, तो लगभग 80% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपका जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, है ना। CBT 1 की भी साथ साथ तैयारी करते चलना है, और वो तैयारी तो आपकी मेन है ही, तो मैं आपको बता ही रही हूँ। उसके बाद आप देखो, अगर आपके पास CBT 1 तुरंत आ गया और आप इतना ही कंप्लीट कर पाए, तो लास्ट का जो 1 मंथ होगा, मान लो दिसंबर में CBT 1 है, तो आप नवंबर में इसका परसेंटेज बहुत कम कर लेना, मतलब 10% कर लेना, इसको 90% कर लेना, ठीक है, नवंबर में। लेकिन अगर नहीं आप और भी कवर कर सकते हो तो नेक्स्ट 20% भी आप CBT 1 के पहले ही कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे CBT 1 के बाद। वंस द CBT 1 इज डन, आप CBT 1 में सेलेक्ट हो गए, आप ये देखोगे कि CBT 2 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो और अदर पार्ट बचा है, वो 50 नंबर का जो बचा है, टेक्निकल वाला आपने कर लिया, उस पर आप थोड़ा फोकस, इन सब्जेक्ट का रिवीजन। बेटा CBT 1 के बाद मेक श्योर सिर्फ 20% सिलेबस रह जाए कवर करने के लिए, जो आप डेली 2-2 घंटे क्लासेस करके कर लेना। बाकी का जो पूरा समय है उस पर आप क्वेश्चन लगाएंगे, समझ रहे? आप याद रखना। अच्छा, टाइम टेबल की मैं बाद में बात करूंगी, इसके पहले मैं रिवीजन की बात करना चाहती हूँ। 1 मिनट रुको, कहाँ चला गया? रिवीजन की बात करती हूँ। देखो CBT 1 के बाद ऐसी आप स्ट्रैटेजी बनाओ ना कि CBT 1 के बाद 2 आवर अगर आप क्लास ले रहे हो तो और 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 आवर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड क्वेश्चन के लिए बचे। रिवीजन प्लस क्वेश्चन, तब बेटा आप ये जो मैं टारगेट बोलती हूँ ना कि डेली आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आप 300 क्वेश्चन, और अगर आपको 2 से 3 महीने का भी समय मिल गया CBT 1 और CBT 2 के बाद, है ना, ये सो जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, आफ्टर CBT 1 आप करना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फिर आप आराम से इस चीज़ को मैनेज कर ले जाओगे, ठीक है। अब नाउ ये तो CBT 1 के बाद की बात थी। अभी CBT 1 के पहले भी आप जो कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा अगर आप टेक्निकल का रिवीजन नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बट आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, और 1-2-4 बार आप रिवीजन कर लेना, वो भी चलेगा। CBT 1 का सिलेबस आप उतना ही करिए जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। पर अगेन वही बात है ना कि अभी उस चीज़ की कोई लिमिट तो पता नहीं है कि भैया इतना % लेके आना, बट हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप 70-80% मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे CBT 1 में। डिफरेंट जोन्स का डिफरेंट कट ऑफ जाता है, उसके हिसाब से ये चीज़ें डील होती हैं। तो ले दे करके अभी मैं एक कोटेशन देना चाहती हूँ, CBT 2 तक मिनिमम 20 टाइम्स आप रिवीजन कर लें, मिनिमम 20 टाइम्स आप रिवीजन कर लें अपने सब्जेक्ट का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मैडम तो पगला गई हैं और पता नहीं कहाँ से ये बता रही हैं कि 20 बार रिवीजन करना है। बिलीव मी बेटा, इतने सारे सालों से, इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ, खुद भी मैंने ये चीज़ फॉलो की है, और जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके इतने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। यहाँ लोग 50-50 बार रिवीजन, क्योंकि बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 3-4 साल से जो प्रिपरेशन कर रहा है वो 50 बार रिवीजन तो कर ही लेगा ना। अब 4 साल बाद सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन आपका कॉम्पिटिशन तो है ही उसके साथ ना। तो बेटा मिनिमम 20 बार आपको रिवीजन कर लेना ही लेना है बिफोर CBT 2। और अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी जो प्लानिंग है बेटा, वो उसके हिसाब से ही रखना। यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, जो टारगेट बेस्ड स्टडी है ना, वो सबसे बेस्ट स्टडी होती है। आप अपने डेली के टारगेट बनाइए। रात में सोने के पहले आपको कल CBT 1 के कितने सब्जेक्ट करने हैं, CBT 2 के कितने सब्जेक्ट करने हैं, कितने आवर्स आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, कितने आवर्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखने हैं, वो आप कल का टारगेट बना करके ही सोएं। ये PPT आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो और डेली इसमें लिख सकते हो कि भाई रिवीजन को मैं 3 आवर्स दूंगा,
फिर आपका न्यू टॉपिक कवर करने के लिए मैं 4 आवर दूंगा, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो 100 क्वेश्चन आज लगाऊंगा। ये डेली आपका एक दिन सोने के पहले दूसरे दिन का जो प्रोस्पेक्टस है वो डिफाइन हो जाना चाहिए। उसके बाद बेटा आपके पास डेली टारगेट करने के बाद, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, डेली टारगेट करने के बाद आपको वीकली टारगेट भी प्लान करना पड़ेगा कि भैया मंडे को मैं अगर ये टॉपिक कवर कर लूँगा, ट्यूसडे को ये टॉपिक कर लूँगा, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। अगर इस दिन मैंने 100 क्वेश्चन लगा लिए, इस दिन 200 लगा लिए, फिर 50 लगा लिए, तो वीकली मैंने कितना कर लिया। और जो संडे है बेटा उसको आप थोड़ा सा ऐसा बना सकते हो कि टेस्ट के लिए छोड़ सकते हो, टेस्ट प्लस एनालिसिस, ठीक है, प्लस रिवीजन, ठीक है। बाकी आप देखो कितने कितने टॉपिक नए करने हैं, कितना रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चन करना है। वीकली टारगेट बना लीजिए और वीकली टारगेट बनाने के बाद बेटा आप मंथली टारगेट भी बनाओ, ठीक है। मंथ में 4 संडे होते हैं, 4 मंडे होते हैं, तो इसमें और ये देख लो कि एक मंथ में मैंने कितना सब्जेक्ट कवर करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 3 महीने में आप CBT 2 का ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लोगे। मान लो प्रोडक्शन ही आपने ले लिया, तो आप ये देख लेना कि भैया इस मंथ में प्रोडक्शन के कितने कितने टॉपिक हो जाएंगे, क्या प्रोडक्शन हो जाएगा। एक मंथली टारगेट भी आप क्रिएट कर लीजिए। जितना ज़्यादा प्लान्ड वे में हिट करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो लोग अफरा तफरी में हैं और प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बेटा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इतनी तगड़ी प्लानिंग करो, इतना तगड़ा एग्जीक्यूशन करो ना बेटा कि कहीं से फेल होने की संभावना रह ही ना जाए। समझ में आ रही है बात। ये टारगेट बहुत ज़रूरी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो था, ये पेजेस आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट निकलवा सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा देखो, एक टाइम टेबल के बारे में भी बात करना है। रूटीन क्या रखो आप अपना। देखो यार, अगर आप 12 आवर्स स्टडी कर रहे हो बेटा, ठीक है, 12 आवर्स आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पेपर आपका 2 घंटे से कम का ही है, 2 आवर्स से कम का ही आपके दोनों पेपर है, CBT 1 CBT 2। तो आप 2 आवर्स के स्लॉट बनाओ, 2 आवर 6 स्लॉट बनाओ। 2 आवर कितने हो गए, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए। अगर आप 12 घंटे कर रहे हैं, अगर आप 15 घंटे कर रहे हैं, तो एक और स्लॉट बना लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मान लीजिए अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो मैं सबसे पहले ये बिलीव करती हूँ मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो आप। जैसे कि मॉर्निंग में 6 to 8 AM का एक स्लॉट रख लो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ज़रूर रखो। समझ में आ रही है बात। एक ब्रेक ज़रूर रखो चाय नाश्ता का, है ना। और चाय नाश्ते से मेरा मतलब है फ्रूट्स और हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन में। अगर पेट खराब रहेगा, लेथार्जिक फील करोगे, प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो आधे घंटे का, फिर 8:30 पे आप स्टार्ट हुए, फिर आप सीधे 10:30 पे ही उठें बेटा, ठीक है। उसके बाद अगेन आप एक ब्रेक लेंगे। उसके बाद ब्रेक आप बड़ा भी ले सकते हो या छोटा ले सकते हो। 1 आवर का ब्रेक ले सकते हो। 1 आवर का लिया तो मान लो आप 1.5 घंटे का भी लिया, तो 12 से आप 2 PM तक स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, यहाँ पे आप जब खाना वाना खा लेते हो ना, लंच करने के बाद, यहाँ पे आप एक पावर नैप लेना ना भूलें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी बॉडी और माइंड जो है वो एग्जॉस्ट होने लग जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है बॉडी माइंड एग्जॉस्ट होने लग जाता है। उन दैट केस आपको थोड़ा सा एक पावर नैप लोगे तो आप री एनर्जाइज हो सकते हो। आप देन नेक्स्ट हाफ अपना जो दिन का है वो आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे, ठीक है। तो मान लो 2 बजे के बाद आप सीधे 5 बजे पढ़ने बैठे, तो 5 से आप यहाँ पे 7 PM पढ़ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेकर के 7:30 से आप यहाँ पर 9:30 पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो अपनी टाइमिंग को। देखो कुल मिला के मैंने कितने स्लॉट बताए, 1 2 3 4 5 6। कहीं टाइमिंग मिस हो गई क्या? 8:30 से 10:30। 10:30 के बाद यहाँ पर हमने ब्रेक ज़्यादा ले लिया है, 1.5 घंटे का। आप चाहो तो इस ब्रेक को कम कर सकते हो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे स्लॉट्स बनाओ, 2-2 घंटे के स्लॉट, उससे कम बनाना ही मत। एक बार पढ़ने बैठे 2 घंटे के पहले आपको उठना ही नहीं है। 2 आवर्स के पहले आपको अपनी चेयर और टेबल से नहीं उठना है। और ब्रेक ऐसा कि दिन में लंच करने के बाद एक ब्रेक ज़रूर होना चाहिए, जिसको हम पावर नैप कहते हैं, बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। उस ब्रेक के बाद आप बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हो, फिर 2-4 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। आप ऐसा कर सकते हो, CBT 1 की प्रिपरेशन मॉर्निंग में कर सकते हो, एक क्लास किया, फिर रिवीजन किया, क्वेश्चन सॉल्व किया। CBT 2 के लिए आप इवनिंग टाइम दे सकते हो, या आपको जैसा भी फील आए वो वैसे आपको एडजस्ट करना है। पर कुल मिलाकर के यहाँ पे जो डेली रूटीन आपका होना चाहिए ना, वो 2-2 आवर के स्लॉट में होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं करूँगी, वैसे भी आप लोग 2x करके ही ये वीडियो वॉच करिएगा ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें। अब जो ऐसा टारगेट करो यार कि 6 मंथ का जो आपका टारगेट हो, परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्वर आप बन जाओ, वहीं आपका सिलेक्शन है। बेसिकली आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो अपने आप को इस तरीके से मोल्ड करिए, अपनी ऐसे दिमाग की ऐसी ट्रेनिंग करिए कि आप एक परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्वर बन जाए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आपका सिलेक्शन डन है। तो बेटा यहाँ पर अगेन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मीनू मैम PW टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दैट ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने आपको अच्छे से बता दी है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ रही है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में या @MeenuGATSE में या इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मेरा जो पर्सनल मैसेज वाला है वो मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ बेटा मंडे से हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जिसे हम इंजीनियर्स वाला कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए CBT 1 CBT 2 के लिए जो क्लासेस हैं वो भी होने वाली हैं। आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, उन क्लासेस को भी रेफ़र कर सकते हो एंड उनसे भी आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने स्केड्यूल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। एनी टाइम फॉर यू पीपल, बट जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और सिलेक्शन देना है खुद को भी एंड देन हमें भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।